नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे दोस्त, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल स्पेशल चलाई गई है और यकीन मानिए आपकी कुछ क्लास के अंदर संपूर्ण चैप्टर यहाँ पर कराने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो एक बार जल्दी से सभी साथी आ जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे क्या आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं। यस और नो, उसके बाद मैं यहाँ पर आपकी क्लास को चालू करने वाला हूँ। और आप सभी छोटे भाई बहनों के लिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग या फिर भैया गुड मॉर्निंग बोल लीजिए। आप इस क्लास को सुबह देखेंगे तो भैया गुड मॉर्निंग आपके लिए, शाम देखेंगे तो गुड इवनिंग है, या फिर रात में देखेंगे तो भैया आप सभी के लिए गुड नाइट है। तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी प्यारे योद्धाओं के लिए भैया जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और आप सभी के लिए राधे राधे जी, राधे राधे, और देसी बालक गामा के लिए राम राम जी, राम राम। तो मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्लास 9th की विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज फिजिक्स, और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है आज गति, और गति की यहाँ पर आपकी पहली क्लास होने वाली है। और सबसे खास बात यहाँ पर रहने वाली है कि ये आपकी क्लास प्रॉपर रहने वाली है NCERT वाली क्लास। मतलब कि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक वो मिलेगा जो आपकी NCERT बुक में दिया गया है। और मेरे दोस्त, ये बुक इतनी बहुत ज्यादा फेमस है, हर एक बच्चे को भाई साहब ये वाली बुक तो पढ़नी चाहिए और इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार सभी बच्चे आ जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आज इस क्लास को हम करने वाले हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, ये आज मेरी पहली क्लास है और मैं आपकी क्लास 9th की संपूर्ण साइंस, मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका हर एक चैप्टर आपकी इस फॉर्म में देने के लिए आ गया हूं। और आपके एक चैप्टर को मैं कम से कम 3 से 4 क्लास के अंदर खत्म कर दूंगा। मतलब कि आपके 2 महीने के अंदर अंदर हम आपको संपूर्ण साइंस देने वाले हैं, वो भी क्लास 9th की बेहतरीन क्लासेस, जिसमें हर एक क्लास में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। मेरे दोस्त, पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक चीज को पढ़ना है और दूसरा भैया उस टॉपिक को समझते हुए पढ़ना है। तो आज मैं हर एक टॉपिक को बिल्कुल ऐसे कर दूंगा जैसे ये टॉपिक आपके दिमाग में एंटर कर जाता है। सब कहते हैं भैया कोई चैलेंज है आपको कि ये चीज पढ़ के दिखाओ। भाई मैं आपको कहता हूं कि मेरे दोस्त, चैलेंज है आपको कि जितने भी टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला हूं, आप उसमें से एक भी टॉपिक को भूल के दिखाओ। तो आज ये चैलेंज रहेगा बिल्कुल आपके लिए। तो तैयार हैं आप सभी? तो एक बार जल्दी से बेहतरीन तरीके से हम करते हैं इस वाली क्लास को स्टार्ट। तो बेहतरीन तरीके से आ जाइए और करते हैं भैया पहला टॉपिक स्टार्ट। तो बात करते हैं सजीव वस्तु गति। भैया सजीव वस्तु क्या होते हैं या उनकी गति क्या होती है? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। सजीव वस्तु कौन? जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं फिरते हैं। पर बात करते हैं सजीव वस्तुओं की गति क्या होती है, तो भाई सिंपल सी बात है। पहला एग्जांपल आपके लिए क्या है? चिड़िया है। भाई ये चिड़िया है, ये पक्षी है, ये तोता है, ये कबूतर है। कोई भी ऐसा पक्षी आसमान में उड़ता क्यों है? अपने पंखों की वजह से। मैं इंसान हूं, मैं भैया पृथ्वी पर चल रहा हूं अपने पैरों की वजह से, या फिर मैं रेंगता हुआ चलूंगा तो मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ तो ऐसे पार्ट है जो मुझे गति करवा रहा है। अब यहां पर एक पक्षी है, ये अपने पंखों की वजह से आसमान में उड़ रहा है। ये पक्षी है, अपने पंजों की वजह से धरती के ऊपर चल रहा है। परंतु मनुष्य अपने पंजों की वजह से भैया चल रहा है। सांप भैया रेंगता हुआ चल रहा है। तो कुल मिला के हर एक जानवर या हर एक प्राणी जो भी जीवित है भाई साहब, वो अपनी मर्जी से आसमान में उड़ता भी है, धरती पर चलता भी है और भागता भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सजीव वस्तु की गति क्या है? क्या है गति? भाई सिंपल सी बात है भैया, वे गति या वे वस्तुएं मेरे दोस्त जो बिना किसी बाह्य बल की आवश्यकता से गति करती है। भाई मेरा मन करेगा मैं उठूंगा, मेरा मन करेगा मैं भागूंगा, मेरा मन करेगा मैं पैदल पैदल चलूंगा, क्योंकि मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी गति को अपने ऊपर डिपेंड कर सकता हूं, चाहे वो तेज करूं चाहे वो मंदी करूं। ये भैया पक्षी है, ये उड़ेगा भी, ये चलेगा भी। तो डिपेंड करता है कि भैया इसको उड़ने के लिए या चलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये पक्षी है, यहां पर इसके छोटे छोटे बच्चे हैं घोंसले के अंदर। भैया बड़ा पक्षी जाता है, मां जाती है बाहर से खाना लेकर के आती है और अपने बच्चों को खिलाती है। परंतु ये बच्चों को कब तक पालेगी? जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक ये बच्चे चलेंगे नहीं। और पक्षी के बच्चे जब तक उड़ना नहीं सीखते तब तक माँ इनका ध्यान रखती है, प्रॉपर खाने पीने का सामान लेकर के आती है। तो भैया ये माँ है और ये बच्चे हैं, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड है क्या कि भैया कोई आएगा हमको उड़ाएगा? नहीं। ये पक्षी जब बड़ा हो जाएगा, ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने पंखों की मदद से आसमान में फुर्र से उड़ जाएंगे। अब बात करते भैया हम इंसानों की, तो हम इंसान अपनी स्वेच्छा अनुसार चलते हैं, हम इंसान अपनी स्वेच्छा अनुसार भैया भागते हैं। यदि हम स्कूल के लेट हो रहे होते हैं तो हम तेज तेज भागते हैं। यदि हम भैया क्लास में से हमें पानी पीने के लिए जाना है तो हम तेज तेज भागते हैं, परंतु पानी पीने के बाद वापस क्लास में बहुत आराम आराम से आते हैं। तो मैंने क्या बोला? स्वेच्छा अनुसार ये सारी चीजें होती हैं। अब बात करते भैया इसकी परिभाषा क्या होती है, तो वे सभी वस्तुएं जो बिना किसी बाह्य बल की सहायता के
स्वयं गति करती हैं, जिनको गति करने के लिए किसी की बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। भैया चिड़िया को उड़ने के लिए किसी बाह्य बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम इंसान को चलने के लिए किसी भी बाह्य बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम अपनी स्वेच्छा अनुसार गति कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं भैया सजीव वस्तुओं की गति, कि वे वस्तुएं जो सभी बिना किसी बाह्य बल के स्वयं गति करती हैं, भाई साहब क्या कहलाती हैं? सजीव वस्तु गति। इज दैट क्लियर? जैसे कि शेर का चलना, बिल्कुल सही बात है। भैया जी कुत्ते का भागना, बिल्कुल सही बात है। कैट का छलांग मारना, बिल्कुल सही बात है। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ओके, अब ये सेम इसका विपरीत आता है क्या, कि भैया देखो हमारे पास सूरज है, ये हमारे पास पृथ्वी है, और पृथ्वी सूरज के चारों ओर गति कर रही है। भैया बिल्कुल गति कर रही है, क्योंकि जल्दी बताइए मुझे, सूरज किस दिशा से उगता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या बोला हमने? कि सूरज किस दिशा से उगता है? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, या फिर सूरज किस दिशा में छिपता है? तो ये आपको पता है। क्या भैया आपके उठने से, ना उठने से क्या सूरज उगेगा? नहीं भैया उगेगा। तो ये सूरज अपने अकॉर्डिंग गति कर रहा है, तो आप इसको रोकना चाहोगे? नहीं रुकेगा। नहीं मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा यदि आज सूरज पूरब से उगा तो। भाई आप गुस्सा हो जाओ। यदि सूरज पूरब से उगना है तो भैया उगेगा, वो पश्चिम में जाकर छिपना है तो भैया छिपेगा। तो आपके गुस्सा होने ना होने से कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं कि निर्जीव वस्तु गति क्या होती है। निर्जीव वस्तु क्या होती है? जो सांस नहीं ले सकती। ये बोर्ड है, ठीक है भैया, मैं आज यहां पर बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, ये आज भी यहां पर है, मैं कल दोबारा आऊंगा, ये कल दोबारा यहां मिलेगा, मैं परसों आऊंगा, ये परसों मुझे यहां पर मिलेगा। तो मैं इस बोर्ड को भैया क्या, ये घूम नहीं सकता, ये फिर नहीं सकता, ये तब तक घूम फिर नहीं सकता जब तक मैं इसको उखाड़ करके कहीं और ना लगा दूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी भैया बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो निर्जीव वस्तु क्या होते हैं, उनकी गति क्या होती है? भैया वो उनकी गति निर्भर करती है हमारे ऊपर। ये बंदा साइकिल चला रहा है, ये साइकिल चला क्यों रहा है? मेरे दोस्त सिंपल सी बात है, ये आपके घर में साइकिल है? जल्दी बताओ मुझे। देखो सिंपल सी बात है, हम छोटे थे तो हमारे घर में साइकिल नहीं थी, सिर्फ एक साइकिल थी, पापा वाली साइकिल। परंतु आजकल के घर में बच्चों की साइकिल अलग होती है। जब वो चौथी क्लास में होता है, जब वो फिफ्थ में आता है, बच्चा बड़ा होता है, तो उसके लिए अलग साइकिल आती है। फिर वो और बड़ा होता है तो उसके लिए बड़ी साइकिल आती है। परंतु भैया हमारे घर में सिर्फ एक साइकिल थी, जिसको हमने चलाना सीखा, कैंची वाली साइकिल, फिर डंडे वाली साइकिल, फिर भैया गद्दी वाली साइकिल। पर डिपेंड करता है एज के अनुसार। तो आप मुझे बताइए, क्या आपके पास साइकिल है या नहीं है, या फिर आप भी अपने पापा की साइकिल चलाते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, ये साइकिल कब तक चलेगी? कब चलेगी साइकिल? जब हम इसको चलाएंगे। अब आपके घर में एक साइकिल है, ठीक है, मेरे पास भी साइकिल है, छोटा भतीजा है मेरा, उसके पास साइकिल है, हालांकि उसकी साइकिल का टायर फट गया है। तो मुझसे बोला कि चाचा ये साइकिल खड़ी रहेगी क्या, आप इसका टायर ठीक करवा दीजिए। तो भाई एक बात बताओ, वो साइकिल कब तक खड़ी रहेगी? जब तक कि हम उसको ठीक ना करा दें, जब तक कि हम उसको चलाएं ना। तो ये साइकिल किसके ऊपर डिपेंड है? ये साइकिल का चलना हम इंसानों के ऊपर डिपेंड है। जब तक हम इसको नहीं चलाएंगे तब तक ये नहीं चलेगी, खड़ी रहेगी, चाहे वो आंधी हो, बारिश हो, धूल हो, मिट्टी हो, खड़ी रहेगी, तब तक ये साइकिल वहां पर नहीं चलेगी। अब ये बात करें साइकिल की हो या गाड़ी की हो, तो इनको चलने के लिए, इनको घूमने के लिए, इनको फिरने के लिए किसकी आवश्यकता है? बाह्य बल की आवश्यकता है। और वो बाह्य बल कौन है? हम इस साइकिल को चला रहे हैं, हम इस गाड़ी को चला रहे हैं। परंतु तब चलेगी जब हमारा मन करेगा कि आज मेरा मन है साइकिल चलाने का, मैं चलाऊंगा। आज मेरा मन है गाड़ी चलाने का, मैं चलाऊंगा। आज मेरा मन है स्कूटी चलाने का, मैं चलाऊंगा। और मेरी काली एक्टिवा दा। तो ये सिंपल सी बात है, आजकल ऐसे गाने भी बनने हैं। तो भाई मेरे मन के अनुसार है इनको चलाना। तो निर्जीव वस्तु गति क्या होती है? वे वस्तुएं जिनको गति करने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है भैया, ये साइकिल ये चला रहा है, ये गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, तो इनको चलाने के लिए किसी ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता होती है। ये खुद अपने आप चल फिर नहीं सकती हैं। तो आप मुझे बताइए, हम बात करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर के, तो क्या लिखेंगे कि वे वस्तुएं जिनको गति करने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, वे वस्तुएं कभी भी स्वयं गति नहीं कर सकती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव वस्तु गति बोलते हैं। तो भाई इसकी परिभाषा कौन लिखेगा? तो मैं बोलूंगा भैया जी इसकी परिभाषा आपको खुद अपने आप लिखनी है। पक्की बात? लिख लेंगे? जल्दी बताओ मुझे। परिभाषा भाई अपने आप, पक्की बात? अरे बालक बच्चा पार्टी, जल्दी बताइए मुझे। परिभाषा भाई साहब अपने आप लिख लेंगे नहीं लिखेंगे? जल्दी से यस और नो। मैं देख रहा हूं आपको, मैं देख रहा हूं आपको। क्या आप परिभाषा लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? भाई सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे परिभाषा? भैया ये लिखनी है कि वे सभी वस्तुएं जो बिना किसी बाह्य बल की आवश्यकता से स्वयं गति नहीं कर सकती हैं, उनको गति करने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो सेम इस परिभाषा का आपको बिल्कुल उल्टा लिखना है, और भैया यहां पर आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते भैया विरामावस्था क्या होती है।
भैया विराम अवस्था क्या होती है? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पास ताजमहल है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है या फिर भैया जी आगरा में है? या फिर ये कहाँ पर है? या फिर ये कानपुर में है या फिर लखनऊ में है? तो जल्दी मुझे कमेंट कीजिए, ये आपका ताजमहल कहाँ पर स्थापित है? जल्दी से। क्या आप कभी ताजमहल गए घूमने के लिए? तो आपको पता होगा कि ताजमहल दिल्ली में है, आगरा में है, लखनऊ में है, फिर कानपुर में है। तो विराम अवस्था क्या होती है? भैया वह वस्तु जो किसी के सापेक्ष बिल्कुल अपनी स्थिति पर आज भी अडिग खड़ी है, आज भी वहीं पर है, भैया उसको बोलते हैं विराम अवस्था। जैसे कि इस स्टूडियो के अंदर यहां पर ये घड़ी, जब से स्टूडियो बना है ये घड़ी यहां पर बिल्कुल आराम से टंगी हुई है, इसने कोई भी जगह अब तक नहीं बदली है। ये कैमरा, ये जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, ये आज तक इसने अपनी जगह नहीं बदली है। ये बोर्ड, ये भैया इसने आज तक अपनी जगह नहीं बदली है। तो क्या है? ये विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था क्या होती है? उसको कहीं घूमने के लिए, चरने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, परंतु भैया ये क्या है? बिल्कुल विराम अवस्था में है। जब तक ये विराम अवस्था में रहेगी तब तक कि कोई इसको आकर के उठा करके ना ले जाए। तो सिंपल सी बात है। अब बात करते भैया हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, विराम अवस्था के और भी एग्जाम्पल है। भैया ये हमारे पास घर है, आज मैं सो करके उठा, पड़ोस का घर आज ही मेरे सामने था, मैं कल सो के उठूंगा तो फिर से पड़ोस वाला घर मेरे सामने होगा। तो ये घर हमेशा मेरी आंखों के सामने है। क्यों? भैया ये विराम अवस्था है, हमारे घर के सापेक्ष ये अपनी कभी भी स्थिति नहीं बदलता है। ओके, चाहे भैया वो घर हो, चाहे वो कुर्सी हो। तो भाई विराम अवस्था की परिभाषा क्या है? भाई सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी परिभाषा, बहुत सिंपल सी परिभाषा, कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, हम किसी निश्चित बिंदु को मानते हैं, जैसे कि हमने पड़ोसी का घर माना कि ये हमारे घर के सामने है। यदि हम किसी को अपना एड्रेस बताते हैं कि भाई अपने घर का मुझे एड्रेस बता दो कि कहां पर आना है, तो हम बोलते हैं कि भैया जी जिला बुलंदशहर। उसके अंदर हमारे पास एक शहर है या गांव है, उसके पास एक जगह है। तो आप एक प्रॉपर एक एड्रेस बनाते हैं कि भैया बुलंदशहर में कालियाम चौराहा है, कालियाम चौराहे से भैया लेफ्ट मारने पर पड़ेगा दिनेश फ्रैक्चर, तो भैया वहां पर आपको आना है, वो एक फेमस जगह है। तो आपने प्रॉपर एक बिंदु बता दिया। तो मैंने अपने पड़ोस वाले घर की जो स्थिति देखी है वो अपने घर के अकॉर्डिंग देखी है। तो हमने क्या बोला कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, भाई साहब यहां पर परिवर्तित वो नहीं होती है, तो वह विराम अवस्था कहलाती है। चाहे आंधी हो, बारिश हो, धूल हो, मिट्टी हो, भैया कैसा भी मौसम हो, ये घर हमेशा मेरे घर के सामने रहता है, तो ये अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। तो हमने क्या बोला कि भैया क्या बोला कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, भैया विराम अवस्था कहलाती है। अब सेम इसका उल्टा भैया आ जाएगा हमारे पास क्या कि गति अवस्था क्या होता है। अब ये गति अवस्था क्या है? ये जो हमारे पास पानी है, पानी के अंदर भैया मछलियां क्या कर रही है? भैया तैर रही हैं पानी के अंदर। ऐसा क्यों? क्या इसको पानी अपने आप तैरा रहा है? तो जैसे हमारे लिए हमारी वायु है, हमारा वातावरण है, मेरा मन कर रहा है मैं तेज तेज भाग रहा हूं, मेरा मन कर रहा है मैं स्लो स्लो भाग रहा हूं, ऐसे ही इन मछलियों का भी मन है। ये अपने मन अनुसार, ये अपने इच्छा अनुसार चल सकती हैं, फिर सकती हैं, रुक सकती हैं, तेज तैर सकती हैं या फिर आराम से तैर सकती हैं। इसको बोलते हैं गति अवस्था। ओके, ये हमारे पास एरोप्लेन है भैया जी, ये आराम से गति कर रहा है भैया। बिल्कुल, जब ये जमीन पर खड़ा हुआ था तो विराम अवस्था में था, परंतु भैया इसमें पेट्रोल डाला गया, इसमें ईंधन डाला गया। भैया यहाँ पर पेट्रोल भी कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का, जैसे पेट्रोल है, हमारे पास डीजल है, और एरोप्लेन में चलने के लिए यहाँ पर भी एक फ्यूल का यूज होता है। तो कोई मुझे बताएगा कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल का यूज किया जाता है, जल्दी से। और बात करते भैया, जब ईंधन इसमें जलता है तो भैया इंजन वर्क करता है और ये अपने स्पीड को पकड़ता है, बहुत तेजी से चलने के साथ में ये आसमान में उड़ जाता है। तो क्या बोलते हैं भैया जी? गति अवस्था में इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं भैया जी, हमारे पास सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है, हमने कर लिया। तो भैया हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, भैया वहां पर क्या होता है? परिवर्तित होती है। तो भैया क्या बोलेंगे? तो वह वस्तु गति अवस्था कहलाती है। ओके, तो सेम इस परिभाषा में आपको नहीं नहीं लिखना है, और भैया वहां पर क्या हो जाएगा? आपकी गति अवस्था की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। तो समय के साथ क्या बोला हमने? समय के साथ परिवर्तित होती है। समय के साथ क्या भैया? इसकी स्थिति समय के साथ साथ क्या होती है मेरे दोस्त? परिवर्तित होती है। तो भैया जी आपको यहां पर परिभाषा पूर्ण रूप से लिखनी है। ओके, वो भी कहां से देख के? भैया पीछे वाले पॉइंट से देख के। तो परिभाषा पूर्ण रूप से यहां पर आपको अपने आप लिखनी है कि भैया जी यहां पर इसकी परिभाषा क्या होने वाली है। ओके सरकार, तो यहां पर कोई भी कैसी भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके,
कोई भी कैसी भी गलती नहीं। ओके भैया जी, अब हम बात करते हैं क्या कि प्रत्यक्ष रूप से गति क्या होती है। भैया गति की अवस्था हर एक प्रकार से होती है। एक वो गति जो हमें आंखों से दिखाई देती है, एक वो गति जिसको महसूस नहीं कर पाते परंतु वो गति अवस्था में पहले से ही है। अभी अब मैंने क्या बोला कि एक वो गति है जिसको हमने आंखों से देखा। ये भैया घड़ी चल रही है, इसकी मुझे सुई दिख रही है सेकंड वाली गति करते हुए, ठीक है। पर ये कैमरा है, ये बिल्कुल स्टेबल है, तो क्या ये गति नहीं कर रहा? भाई साहब डिपेंड करता है कि हमारी आंखें किस वस्तु को क्या देख पा रही हैं। प्रत्यक्ष रूप से गति, भैया ये क्या होता है कि हम कोई ऐसी चीज जो गति कर रही है और वो हमें दिखाई भी दे रही है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये भैया पानी है। आप पानी को यदि आप फ्लो करोगे, छोड़ोगे, उसको आजाद कर दोगे, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि भैया पानी के अंदर बहने का गुण होता है। ओके, अब एक बात बताइए मुझे कि हवा यहां पर चलती नहीं चलती? इस कमरे के अंदर हवा है, आपको दिख रही है उड़ती हुई? भाई साहब मैं सांस ले रहा हूं, तो जल्दी बताओ मैं जो यहां पर सांस ले रहा हूं वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? जल्दी से मुझे कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं आपकी बात का। तो भाई मैंने क्या पूछा, क्या इस कमरे में आपको दिख रहा है कि हवा चल रही है? आप बोलेंगे भई नहीं हमें नहीं दिख रहा। भाई साहब हवा तो यहाँ पर भी चल रही है। आप बोलेंगे भई जब शांत वातावरण है, क्या वहाँ पर हवा चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पर हवा चल रही है। तो हमें हवा चलती हुई कैसे महसूस होती है? तो भाई उसकी गति के ऊपर, उसके आस-पास की प्रतिक्रिया के ऊपर। जैसे कि हम कैसे मानते हैं कि आँधी उड़ रही है बहुत ज़्यादा, भई बहुत तेज़ आँधी चल रही है। हम कैसे मानते हैं? जब हवा आती है तो पेड़ के पत्ते बहुत तेज़ी से हिलते हैं। पेड़ बहुत तेज़ी से हिलता है, कभी-कभार पेड़ उखड़ जाता है, तो हम मानते हैं कि भैया जी हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, आँधी बहुत तेज़ी से आ रही है। हाँ, उसके आस-पास की चीज़ों को देख कर के, भई कहीं पर तिरपाल है, बहुत तेज़ी से वो तिरपाल हिल रही है, क्यों? हवा की वजह से। पेड़ के पत्ते बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं, क्यों? हवा की वजह से। भैया जी कोई एक खंभा है, वो बार-बार हिल रहा है, क्यों? हवा की वजह से। तो हम ये मान लेते हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है। तो क्या वो दिखती है? भैया वो दिखती नहीं है। उसके आस-पास की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उसकी वजह से हम मानते हैं कि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है। अभी हमने क्या माना कि प्रत्यक्ष रूप से गति क्या है? भैया जी पानी का बहना, पेड़ों के ऊपर से पत्तों का गिरना, जो कि हम देख पा रहे हैं स्वयं अपनी आँखों से। भैया क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष रूप से गति बोलेंगे कि वे वस्तुएँ जो बिना किसी की सहायता के स्वयं गति करती हैं। भाई साहब इनको गति करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हम उन वस्तुओं की गति को अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष रूप से गति। वो गति जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और उनको गति करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं उस गति को करती हैं। पानी है भाई साहब छोड़ दीजिए, हमेशा ऊपर से नीचे को बहेगा, सिंपल सी बात है। आप पानी को रोक दीजिए, रुक जाएगा, परंतु जब भी आप वहाँ से बैरिकेडिंग हटाएँगे, तो वैसे फिर से वहाँ से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से गति क्या है? भैया वो वस्तुएँ जो स्वयं गति कर सकती हैं, वो भी बिना किसी की सहायता के, और वो हमें अपनी आँखों से दिखाई भी देती हैं, भैया प्रत्यक्ष रूप से गति कहलाती हैं। ओके, अब बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से गति क्या है भैया जी? ये घर है, क्या ये गति कर रहा है आपके हिसाब से? जल्दी बताइए मुझे। ये घर है, भाई घर तो बहुत शानदार है वैसे, चलो अच्छी बात है। तो क्या ये घर गति कर रहा है या नहीं? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? तो भैया हम ये देखेंगे कि यार मैं डेली को आँख को खोलता हूँ, घर के बाहर जाता हूँ, आज भी मेरा स्कूल वहीं पर ही है जहाँ 10 साल पहले था। भैया ये सड़क आज भी वहीं पर ही है जो 10 साल पहले थी। भाई साहब ये वाला मैरिज होम तो आज भी वैसा ही है जैसे 10 साल पहले था। तो कोई भी चीज़ बदली तो है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं बदली। तो क्या ये गति कर रही है या नहीं? तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये घर अप्रत्यक्ष रूप से गति कर रहा है, परंतु हमारी आँखों को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? भैया जी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति कर रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के ऊपर क्या है? हम। और भैया घर भी हमारे पास है, तो ये भी तो गति कर रहा है पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर, परंतु हम इस अपनी आंखों से इसको देख नहीं पा रहे। तो क्या बोलेंगे इसको? अप्रत्यक्ष रूप से गति। अब भैया जी सिंपल सी बात है, ये बोर्ड है, क्या ये गति कर रहा है? हाँ भैया बोर्ड भी गति कर रहा है, पर तो ये रुका हुआ है। तो मैंने कब बोला गति कर रहा है? भैया गति तो कर रहा है। क्यों? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो भैया जी ये बोर्ड भी तो पृथ्वी के ऊपर ही है, तो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, परंतु ये बोर्ड स्टेबल है, भैया फिर भी ये पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको? अप्रत्यक्ष रूप से गति बोलेंगे। ओके, तो भैया हमने क्या बोला? अप्रत्यक्ष रूप से गति। ओके, अब बात करते भैया हमारे पास सूर्य है, ये नीली नीली क्या है भैया? पृथ्वी है, और ये व्हाइट व्हाइट क्या है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगा रही है।
परंतु भैया हम तो स्टेबल है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से गति। ओके भैया, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो क्या आप मुझे को ये बताएगा कि यहाँ पर ग्रह कौन सा है? कि वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं, जबकि वे आकाशीय पिंड जो भैया पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं भैया उपग्रह कहलाते हैं। तो क्या कोई मुझे बताएगा पृथ्वी और चंद्रमा में से कौन ग्रह है और कौन उपग्रह है? जल्दी से कौन मुझे बताएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा में से कि यहाँ पर कौन ग्रह है? ठीक है, कि यहाँ पर भैया जी कौन ग्रह है और भैया यहाँ पर कौन उपग्रह है? कौन बताएगा मुझे जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो सिंपल सी बात है भैया, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर। ओके, हमने मान लिया। परंतु ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर। इसको मतलब नहीं कि मुझे सूर्य कौन है, भाई चंद्रमा को मतलब है कि मैं चक्कर लगा रहा हूं पृथ्वी के, परंतु ये पृथ्वी के साथ साथ अपने आप ही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, जबकि इसका ये वाला काम तो है ही नहीं। भाई इसका काम क्या है कि भैया मैं चक्कर लगाऊंगा मात्र पृथ्वी के, और पृथ्वी लगा रही है सूर्य के, तो ये तो ऑटोमेटिकली सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है अपने आप। तो भाई क्या हुआ? ये हमारे पास हो गया उपग्रह। तो आप मुझे कमेंट करना कि यहां पर कौन सा ग्रह है या फिर कौन सा उपग्रह है। ओके, अब बात करते हैं मेरे दोस्त आगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास सदिश और ऐसे राशि क्या होती है। तो राशियां भी बहुत प्रकार की होती है, जिनको माप भी सकते हैं, जिनको माप नहीं सकते हैं। अब वे राशि क्या होती हैं, चलो बात करते हैं। तो वे राशि जिन्हें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती हैं। भाई साहब कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त? यहाँ पर 2 प्रकार की होती है। ओके, ये यहाँ पर कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त? तो ये यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, जिसको हम बोलते हैं भैया जी, एक सदिश राशियां। ओके भैया, एक इसको बोलते हैं हम अदिश राशियां। ओके, तो यहाँ पर कोई भी कैसी भी गलती आपसे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक सदिश राशि है और भैया जी एक यहाँ पर हो जाएगी अदिश राशि। अब बात करते हैं कि इन राशियों के अंदर हम किसको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और किसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। जैसे कि मैंने बोला कि भैया जी ये बोतल, दिस बोतल कैंटेन हैज 1 लीटर वाटर, ये बोतल 1 लीटर वाटर अपने अंदर कंज्यूम कर सकती है, रख सकती है। तो इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है वाटर को रखने के लिए? भैया 1 लीटर वाटर ये रख सकती है। अब मैं बोलूं कि भाई एक काम कर, अरे पिन्नी भर के पानी लिया। भाई पिन्नी भर के पानी का मतलब क्या होता है? कितना पानी और कौन सी पिन्नी लेकर के आनी है और उस पिन्नी के अंदर कितना पानी आएगा, हमें ये तो पता ही नहीं है। हमें क्वांटिटी वहां पर बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? बहुत सारी चीजें हैं, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भैया हमारे पास भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। भैया अदिश राशि क्या होती है? ये वो राशियां होती हैं जिसको भैया इसके अंदर क्या है, परिमाण तो है परंतु दिशा नहीं है। ओके, चलो बात करते हैं भैया। जैसे कि हमारे पास सदिश राशि है, तो सदिश राशि में भैया क्या होता है और क्या नहीं होता है? तो भाई सदिश राशि में 2 चीजें होती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिशा तो है, परंतु दिशा के साथ साथ यहाँ पर परिमाण भी शामिल होता है। ओके, परंतु बात करते हैं भैया अदिश राशि में, तो मेरे दोस्त यहां पर दिशा तो भैया नहीं होती है भाई, जबकि क्या होता है भैया, यहां पर होता है ओनली फॉर परिमाण होता है। अब मैंने बात करी भैया जी दिशा और परिमाण क्या होते हैं, एक बार आप ये बता दीजिए कि डायरेक्शन क्या होता है और भैया परिमाण क्या होता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। तो हमने यहां पर सीखा कि अदिश राशि में मेरे दोस्त दिशा नहीं होती बल्कि परिमाण होता है। ओके भैया, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब देखो सिंपल भाषा, तो सिंपल भाषा में ये एक बंदा है, गेट में दम लगा रहा है खोलने के लिए। किसी ने बोला ऐसे कि भाई एक काम कर, बाहर वाला गेट खोल के आ। अब ये जाकर गेट को धक्का लगा रहा है, खुल जा खुल जा, पर भाई गेट नहीं खुल रहा। क्यों? ये पावर पूरी लगा रहा है गेट खोलने के लिए, परंतु इसको ये नहीं पता कि ये गेट बाहर खुलेगा या अंदर खुलेगा। इसको दिशाहीन है ये, इसको ये नहीं पता कि मुझे किस दिशा में फोर्स लगानी है, किस दिशा में पावर लगानी है। यदि इसको पता होता तो ये आसानी से गेट खुल जाता। तो आप मुझे ये बताओ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गेट खोल रहे हो? हालांकि बहुत सारे लोग वहां पर कंफ्यूज होते हैं। कहां पर? जब कहीं वो मॉल जाते हैं या फिर जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह, तो वहां पर गेट पर लिखा होता है पुल या पुश। अब पुल या पुश में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा गेट हमें खींचना है या धकेलना है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग वाग या फिर आप कभी कंफ्यूज हुए हो पुल या पुश देख करके? आपको नहीं पता होता कि भाई लिख तो रहा है पुल या पुश, आप कंफ्यूज हैं कि गेट को मैं बाहर खींचूं या अंदर की ओर धकेलूं, क्या करना है गेट का, मुझे नहीं पता। तो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया जी, परिमाण तो है परंतु दिशा नहीं है। अब देखो ये बंदा गया कि हाँ भाई गेट खोल क्या, इसको पता थी कि इसको गेट कैसे खोलना है, भैया गया,
अंदर की ओर खींच लिया, क्योंकि इसको बताया गया था कि भाई गेट अंदर की ओर खुलेगा। तो यहाँ पर भैया जी हमारे पास ओनली फॉर क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दिशा के साथ साथ परिमाण भी है। तो ये क्या है, सदिश राशि है, और ये क्या है मेरे दोस्त, अदिश राशि है। ओके, हम बात करते हैं भैया जी तराजू। ये तराजू वेट तोलता है कि 5 किलो आलू लिया हो, 2 किलो आलू लिया हो, ठीक है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी के गांव से कोई आया हो, खासकर मामा आए हो या मौसी आई हो, मम्मी ने बोला एक काम कर जल्दी जा, पनीर लेके आ आधी किलो मटर लेके आ, 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम मिर्च लेकर के आ। तो वहां पर मम्मी ने एक वैल्यू बताई है कि भैया आधी किलो पनीर ले आ, आधी किलो मटर ले आ, 250 ग्राम टमाटर ले आ, मिर्च ले आ। तो मम्मी ने वहां पर हर एक चीज की आपको क्वांटिटी बताई है कि कौन सी चीज आपको कितने किलो या फिर कितने ग्राम लेकर के आनी है। अब मम्मी ये बोलती कि एक काम कर, कट्टा लेके जा, पनीर लिया, मटर लिया, टमाटर लिया, मिर्च लिया, प्याज लिया। अब कट्टा भर के क्या क्या लेके आओगे आप, आपको यही नहीं पता कि वो क्वांटिटी क्या है। तो भैया हमारे पास क्या है, यदि वहां पर क्वांटिटी सीमित है तो भैया वो क्या है हमारे पास, अदिश राशि है। अब एक बात बोलो कि दिल पे पत्थर रख के तूने मेकअप कर लिया, कि भाई क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं भैया एक गाना है बहुत अच्छा वाला कि मुझे हो गया है प्यार, मैं न चाहूं कंगन हार, माझी तू है मेरा प्यार, मुझे ले चल तू उस पार, आ जाओ जल परी आओ। जल्दी बताओ ये किस मूवी का गाना था। अब यहाँ पर बात हो रही है इश्क प्यार मोहब्बत वाली कि भाई तेरे भाई को प्यार हो गया। भाई कितने किलो हुआ प्यार, है किलो? क्या प्यार को हम तोल सकते हैं? भाई साहब प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, प्यार को हम किसी कट्टे में भर नहीं सकते, प्यार को हम किसी भी तराजू में तोल नहीं सकते। भाई आज मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। भाई कितना दर्द हो रहा है, 1 किलो। भाई ऐस तो नहीं पता पड़ रही, चल एक काम कर, मैं तेरे दिल के ऊपर पत्थर रखे हूं, पत्थर, फिर चेक करेंगे कितना दर्द हो रहा है। तो भैया दुख, भावनाएं, प्यार, लगाव, इन चीज को कभी भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो क्या है भैया हमारे पास, एक सदिश राशि है और भैया एक हमारे पास अदिश राशि है। ओके, तो यहां पर कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात करते हैं वे राशियां जिन्हें मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है। क्या बोलते हैं इसको, अदिश राशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदिश राशि क्या होती है भैया जी, हमारे पास चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल, दूरी, समय अदिश राशि है। मेरी बहुत सारी चीजें हैं भैया जी, हमारे पास कार्य है, शक्ति है, तो क्या है भैया, ये सब अदिश राशियां हैं। तो जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वहां पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इनको बोलते हैं अदिश राशियां। और ये आपको क्लास 10th में पढ़ाई जाएंगी, आपको क्लास 11th में भी पढ़ाई जाएंगी, और आपको ये चीजें क्लास 12th में भी पढ़ाई जाएंगी। तो मेरे दोस्त वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये क्या होती है और क्या नहीं होती है। अब बात करते हैं भैया कि सदिश राशि क्या होती है। भाई सिंपल सी बात है, वे राशियां जिनको ज्ञात करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, भैया जी क्या बोलते हैं वहां पर, सदिश राशि कहते हैं। क्या बोला हमने, वे राशि जिन्हें मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो भैया यहां पर दो चीजें एक साथ होती हैं भैया जी, यहां पर दिशा भी होती है और साथ में भैया जी परिमाण भी होता है। ओके, तो सिंपल सी बात है। तो भाई सिंपल सी बात क्या देखी हमने कि इस बंदे को पता है कि दरवाजे पर फोर्स तो लगाना है, परंतु अंदर क्यों लगाना है। अब बात करते हैं कि भैया जी आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। मैं पूछता हूँ कि भैया आप बताइए मुझे कि आपका स्कूल घर से कितनी दूरी पर है। तो आप बोलेंगे भैया जी मेरा स्कूल घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कहां पर है, कहां पर है घर आपका, और कहां पर आपका स्कूल है। बस आपने मुझे बताया कि आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पर भैया डिस्टेंस तो आपने बता दी मुझे कि 2 किलोमीटर, पर स्कूल है कहां, किस दिशा में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, किस दिशा में है, पर आपने मुझे वो नहीं बताया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका स्कूल आपके घर से जितने भी किलोमीटर है, 2, 4, 6, 8, या फिर अगली गली में आपका स्कूल है, तो क्या वहां पर वो दिशा है या नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे या फिर सदिश राशि बोलेंगे। मेरे दोस्त वहां पर तो दिशा है ही नहीं कि आपका स्कूल कहां पर है। जैसे कहते हैं ना कि भैया एक काम कर, इस जगह आ जा, हम तेरा वेट कर रहे हैं। भाई जगह नहीं पता पड़ रही, कोई फेमस जगह बता। भाई एक काम कर, रे यहां पर आ जा, बहुत बड़ा मैरिज होम है और लिखा हुआ राज पैलेस। तो उसको पता है कि राज पैलेस एक बिंदु है जहां पर मेरा दोस्त उसके सामने मुझे खड़ा मिलेगा। तो हमें एक ऐसी डायरेक्शन चाहिए, एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पर हम आसानी से पहुंच सके, उसको बोलते हुए निर्देश बिंदु। जैसे कि आपका घर, आप सुबह को उठते हो भैया, स्कूल जाते हो, फिर आप वापस आते हो, ट्यूशन जाते हो, फिर आप वापस आते हो, आप दोस्तों के साथ खेलने जाते हो, फिर आप वापस आते हो, फिर हमें बोलती है कि एक काम कर, बाजार जा, 5 रुपए की मिर्च लेके आ।
फिर आप मिर्च लेके वापस घर आते हो और रात को घर पे आके सो जाते हो। तो आपका घर क्या है? भई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप अपने घर से हर एक दिशा में अलग-अलग जाते हैं। तो जा रहे हैं अच्छी बात है, डिस्टेंस है अच्छी बात है, किलोमीटर है अच्छी बात है। यदि दिशा नहीं पता है तो वो अदिश राशि है। दिशा पता है कि हाँ जी, मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ और मामा का घर से ऐसे-ऐसे जाना पड़ता है। वो पूरब में जाएँगे इतने किलोमीटर, पश्चिम में जाएँगे 200 मीटर, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, सीधा पहुँच जाएँगे मामा के यहाँ। तो भैया आपको दिशा के साथ-साथ हमें जाना है मामा के यहाँ पे, तो कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। पर जाना कैसे-कैसे आपको पता है, तो भैया वो क्या है? सदिश राशि है। किलोमीटर आपको पता है और किस दिशा में जाना है ये भी आपको पता है, तो आप मामा के यहाँ पहुँच जाएँगे। तो उसको हम बोलेंगे सदिश राशि, जहाँ पर दिशा और परिमाण, जहाँ पर दिशा और डायरेक्शन दोनों एक साथ हैं, जहाँ पर डिस्टेंस भी आपके साथ है। परंतु 2 किलोमीटर मेरा स्कूल है, पर ये नहीं पता स्कूल कहाँ पर है, तो भैया वहाँ पर वो अदिश राशि आपकी कहलाएगी। ओके, तो ये सदिश राशि क्या होती है? जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब आपकी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है? तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 10th में भी और 11th में बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, अब बात करते हैं भैया एक समान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, चाहे समय कितना भी कम या फिर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, तब इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं। अब जल्दी बताओ मुझे इस प्रकार का लाइव एग्जाम्पल क्या होने वाला है? जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। लो जी, क्या बात है। और बच्चे बोल रहे हैं भैया जी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी दीवार घड़ी। क्या बात है, एक समान तरीके से गति कर रही है, चाहे धूल हो, आंधी हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इसे कोई मतलब नहीं। बस ये तब बंद होगी जब इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी या फिर सेल खत्म हो जाएगा। तो भैया जी कुल मिलाकर हमने देखा कि एक समान गति क्या है? जो समान समय अंतरालों में भैया जी समान दूरी तय करती है, चाहे समय ज्यादा हो या कम हो। ओके, हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि हमारे पास क्या एक तरीका और भी है? जी भैया, एक तरीका और भी है। तो मैंने माना कि भैया जी हमारे पास समय है। ओके, हमारे पास समय है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी? 1 सेकंड, यहां से 2 सेकंड, यहां से 3 सेकंड, यहां से 4 सेकंड। भैया जी इसने कितनी दूरी कवर करी? भैया जी हमने बोला कि 1 मीटर। ओके, यहां पर 2 मीटर, यहां पर 3 मीटर, यहां पर 4 मीटर। तो कुल मिला के इसने हर 1 सेकंड में अपनी 1 मीटर की दूरी कवर करी है, हर 1 सेकंड में। अब बात कर लीजिए, डिफरेंस 1 सेकंड, डिफरेंस 1 मीटर। ये जी डिफरेंस 1 सेकंड, डिफरेंस 1 मीटर, डिफरेंस 1 सेकंड, डिफरेंस मेरे दोस्त 1 मीटर। तो कुल मिला के समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करना ही क्या है? एक समान गति कहलाता है। ओके, तो यहां पर कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अब बात करते भैया असमान गति क्या होती है? इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, जो समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करता है। समान समय अंतरालों में भैया समय तो समान है, परंतु दूरी है वो भैया समान नहीं है, वो डिफरेंस है, वो असमान है, वो भिन्न-भिन्न है। क्या बोलेंगे इसको? असमान गति बोलेंगे। ओके, अब ये बच्चा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या ये बड़े बच्चों की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो भैया हमारे पास 2 बच्चे हैं जो कि फुटबॉल खेले, पर ये एक-दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते, परंतु हाँ, समान समय अंतरालों में भैया दूरी इनकी कैसी रहेंगी? भिन्न-भिन्न रहेंगी। तो ये परिभाषा आप खुद अपने पास से लिखेंगे। ओके, तो बात करते हैं मेरे दोस्त कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न-भिन्न दूरियां तय करती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? असमान गति। क्या बोलते हैं इसको हम? असमान। तो भैया हमारे पास दूरी तो असमान है, जबकि हमारे पास समय कैसा है मेरे दोस्त? समय यहां पर बिल्कुल एक समान है। ओके, तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती नहीं करनी है। सिंपल सी बात। अब यदि हम बात करते हैं, बिल्कुल क्या बात करें, तो सिंपल सी बात है, आपने एक देखी हुई कहानी है, सुनी होगी कि खरगोश और कछुए की कहानी, कि चल भाई रेस लगाएंगे। तो क्या होता है रेस के दौरान? वे दोनों रेस लगाते हैं, खरगोश हमेशा आगे निकल जाता है और उसे भैया रास्ते में बहुत अच्छी सी गाजर दिखती है, तो वो गाजर खाता है, पानी पीता है और सोचता है कि भैया कछुआ तो मुझसे बहुत पीछे है, चल थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। और वो आराम करने के चक्कर में सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो भैया जी कछुआ धीरे 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 चलता रहता है और वो कहीं पर रुकता नहीं है, ना ही वो आराम करता है। जब कछुए की आंख खुली तो देखा भैया जी हमारे पास क्या हुआ? भैया खरगोश तो आंख खुल रहा है और कछुआ बिल्कुल पास है फिनिशिंग लाइन के, और भैया वो पहुंच जाता है। तो इसको बोलते भी है क्या? असमान गति।
भी समय तो हमारे पास दोनों के पास इक्वल है, परंतु हम दोनों डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं रेस लगाता हूं कि मुझसे बोला गया है कि भाई तुझे 1 मिनट भागना है, देखते हैं कि कौन कितनी दूरी तक जाता है। एक तो भैया मैं रेस लगा रहा हूं और एक भैया साइकिल वाला है, बाइक वाला है, तो बताओ कौन जीतेगा? तो 1 मिनट के अंदर कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? मैं दूरी तय करूंगा या फिर जो बंदा भैया बाइक चला रहा है 1 मिनट में वो ज्यादा दूरी कवर करेगा? तो सिंपल सी बात है भैया, जो बाइक वाला बंदा है वो 1 मिनट में बहुत दूर जाएगा और मैं 1 मिनट में कितनी दूर खींच के भैया कुछ मीटर जा सकता हूं। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर समय एक समान है, जबकि दूरी हमारे पास भिन्न भिन्न है। ओके, तो भाई आज हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं और हर एक टॉपिक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके साइंस के हर एक टॉपिक को आपकी डेली लाइफ से जोड़ने के लिए। और मैं ये मानता हूं कि एक तरफ हमारी साइंस है और एक तरफ हमारी डेली लाइफ है। यदि हम अपनी डेली लाइफ के हर एक काम को साइंस से जोड़ करके पढ़ेंगे ना, तो मेरे दोस्त साइंस या विज्ञान टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसलिए बोलता हूं कि विज्ञान क्या है भाई? विज्ञान एक जादू है, पर वो तब जादू है जब आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को विज्ञान के हर एक पॉइंट के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, तो भाई आपको बिल्कुल और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो प्यारे साथी, अब मुझे आपसे एक उम्मीद है, सिर्फ एक कमेंट की कि आज वाली क्लास आपको कैसी लगी, और सारे साथी मुझे कमेंट करेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है। तो भाई सभी साथी इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे और देखेंगे कि आपके अंदर कितना दम है। क्या आप मुझे बता पाते हैं कि भैया इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो भाई अगर दम है तो मुझे कमेंट करो, देखते हैं कि आपको पता है या नहीं पता है। बाकी ऐसी वीडियो आपके मैं और लेकर के आता रहूंगा, और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी तो क्लास 9th की संपूर्ण साइंस आपको यहां पर इस चैनल पर मिलेगी, यूपी बोर्ड 10th RWA पर, कंप्लीट साइंस और कंप्लीट मैथ, वो भी क्लास 9th की। अब बात करेंगे मेरे दोस्त अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद। कमेंट जरूर करना, देखते हैं क्या आपको एक क्वेश्चन आता है नहीं आता। तब तक मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, लव यू बच्चा पार्टी, लव यू।